इस केस की शुरुआत होती है जब एक 20 साल का लड़का स्टीवन प्लेडल ऑनलाइन जाता है और उसे वहाँ एक 15 साल की लड़की अलीसा मिलती है। इस वक्त तक स्टीवन तो न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा था, मगर अलीसा सेंट एंटोनियो टेक्सास में रहती थी। इन दोनों की आपस में काफ़ी ऑनलाइन चैट्स होने लग गई और उसके बाद तो ये एक दो बार मिलने भी लगे। उसके बाद फाइनली स्टीवन ने अलीसा को कन्विंस कर लिया कि वो जो ज़िंदगी टेक्सास में काट रही है उस सबको वो छोड़ दे। एक 15 साल की लड़की को उसने कन्विंस कर लिया कि वो उसके साथ आकर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाए। ये दोनों एक साथ रहने लगे और फिर जब अलीसा 16 साल की थी उस समय उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और 1998 के जनवरी के महीने में अलीसा ने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने डेनीस रखा। अलीसा इस वक्त तक 17 साल की थी। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी, मगर फिर भी उसकी उम्र छोटी होने की वजह से वो सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। ऊपर से वो अपनी फैमिली से भी दूर थी, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मगर अलीसा की सारी कोशिशों पर स्टीवन लगातार पानी फेर रहा था। वो काफ़ी अब्यूसिव था। वो डेनीस को भी नुकसान पहुंचाता था, साथ ही वो अलीसा के साथ भी मारपीट करता था। स्टीवन अपनी बेटी डेनीस को तब तक पिंच करता था जब तक उसकी बॉडी ब्लैक और ब्लू नहीं हो जाती थी। जब डेनीस रोया करती थी तो स्टीवन उसकी आवाज़ से परेशान हो जाता था और उसे कूलर में बंद कर कर इधर उधर निकल जाता था ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। वो डेनीस के मुंह पे हाथ रख कर तब तक खड़ा रहता था जब तक डेनीस की सांसें नहीं रुकने लगती थी। अलीसा इस सब अब्यूज़ को रोकने की कोशिश करती थी, मगर स्टीवन उसको इस सब से दूर हटाता रहता था। वो फिज़िकली फोर्स लगाकर अलीसा को अपनी बेटी के पास नहीं आने देता था। अलीसा अपनी इस ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो गई थी। उससे अपनी बेटी की हालत भी नहीं देखी जाती थी, तो उसने स्टीवन को बोल दिया कि वो उसे छोड़ देगी, उसे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। मगर स्टीवन ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उसको छोड़ने की कोशिश की तो वो अपनी जान ले लेगा। इस पूरे टाइम स्टीवन कोई नौकरी भी नहीं कर रहा था। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था, उन दोनों को भी एक साथ रहना था, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मगर स्टीवन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार अलीसा पर छोड़ दिया था। बल्कि इस सिचुएशन में तो स्टीवन एडल्ट था और अलीसा तो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुई थी, मगर उसके ऊपर इतना सारा भार आ गया था। इस पॉइंट तक अलीसा को समझ आ गया था कि डेनीस की ज़िंदगी इस घर में काफ़ी मुश्किल होने वाली है और उसने एक बहुत ही कड़ा फैसला किया। उसने ये फैसला किया कि वो अपनी 8 महीने की बेटी डेनीस को अडॉप्शन के लिए, वो अपनी बेटी के लिए बेस्ट पॉसिबल लाइफ चाहती थी और डेनीस का चंगुल वो स्टीवन से हमेशा के लिए छुड़वाना चाहती थी। उसने यही किया और फिर फाइनली डेनीस को टोनी और कैली फ्यूस्को ने अडॉप्ट कर लिया। ये कपल फिर डेनीस को वहाँ से ले गया। वो लोग भी न्यूयॉर्क में ही रहते थे, मगर वो स्टीवन के घर से 80 माइल्स दूर रहते थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेनीस की परवरिश की। उनका एक बेटा भी था और लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। डेनीस के नए पेरेंट्स ने उसका नाम भी बदल दिया था। इन लोगों ने डेनीस का नाम केटी फ्यूस्को रख दिया था। केटी काफ़ी शाय थी, मगर फिर भी वो काफ़ी अच्छी और डिसेंट लड़की थी। उसको लोग फूडी बुलाते थे। वो वेजिटेरियन थी। एनिमल्स से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। वो हाई स्कूल में चीयरलीडिंग टीम में भी थी और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए उसको लोग जानते थे वो थी उसकी ड्राइंग स्किल्स। काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाती थी। केटी अपनी आर्ट के लिए पागल थी। वो बोलती थी कि अगर आर्ट नहीं है तो वो भी नहीं है। वो चाहती थी कि वो आगे इसी चीज़ को परस्यू करे, कॉलेज में एडमिशन ले और किसी डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करे। हालांकि केटी को ये बात पता थी कि उसको अडॉप्ट किया गया है, मगर उसने कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं दिखाया या क्यूरोसिटी नहीं दिखाई कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। ना ही उसने अपने नए पेरेंट्स से कभी ये पूछा। वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन और अलीसा अभी भी एक साथ रह रहे थे। इतना सब होने के बाद कोई भी ये सोचेगा कि वो दोनों अलग हो गए होंगे, मगर शायद स्टीवन के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ थी कि वो औरतों को अपने साथ रुकने के लिए कन्विंस कर लेता था। जो भी वो अब्यूज़ करता था और जो भी उसकी हरकतें थी उसके बाद भी। और फिर 2007 में अलीसा ने स्टीवन की दूसरी बेटी को जन्म दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब
2007 में स्टीवन और अलीसा को लगने लग गया था कि अब वो पहले से काफ़ी ग्रो अप हो चुके हैं और वो एक बच्चे के लिए रेडी हैं। फिर 2012 में अलीसा ने स्टीवन की तीसरी बेटी को जन्म दिया। लेट्स मूव ऑन टू केटीज़ लाइफ। इधर केटी अब 18 साल की हो चुकी थी और अब उसके मन में ये क्यूरोसिटी आने लग गई थी कि आखिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं कौन। वो चाहती थी कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिले और उसने इसकी सर्च भी शुरू कर दी और फाइनली ऑनलाइन उसे अपने पेरेंट्स मिल भी गए और सबसे पहली बार उसने अपने पेरेंट्स को फेसबुक के ज़रिए मैसेज किया। और स्टीवन और अलीसा अपनी बेटी से बात करके काफ़ी खुश थे। वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे और केटी की अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अक्सर अब बातें होने लग गई थी। हालांकि उस साल में अगस्त के महीने में केटी को कॉलेज ज्वाइन करना था जो कि उसका ड्रीम था, मगर वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से इतने क्लोज़ आ गई थी कि उसने ये फ़ैसला किया कि वो उन्हीं के साथ जाकर रहेगी और वो कॉलेज फ़िलहाल नहीं जाएगी। इस फैसले से केटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स ज़्यादा खुश तो नहीं थे, वो थोड़े कंफ्यूज्ड थे, मगर उनके हिसाब से अब केटी 18 साल की हो चुकी थी, उसे अपने फ़ैसले खुद करने का हक़ था, उसको पता था कि वो क्या कर रही है। सो दे सपोर्टेड हर। केटी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहने चली जाती है। वहाँ पर उसकी 2 छोटी बहनें भी थी, एक 11 साल की और एक 6 साल की। केटी की बहनें काफ़ी खुश थी अपनी बहन के उस घर में आने से, चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, मगर स्टीवन और अलीसा के बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी। स्टीवन और अलीसा एक साथ एक कमरे में एक बेड पर सोते भी नहीं थे, वो अलग अलग सोते थे एंड सून दे डिसाइडेड कि उनको अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। अलीसा स्टीवन से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी थी बीते कुछ सालों में। उसने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ अलीसा पर किया था। अलीसा के हिसाब से उस घर में रहना कांच के टुकड़ों पर चलने जैसा था। अगर कभी भी स्टीवन बुरे मूड में होता था तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ती थी। वो अपनी बेटियों के सामने ही अलीसा पर चिल्लाता था, यहाँ तक कि चीज़ें भी तोड़ देता था। फिर एक दिन अलीसा डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी केटी को एक्सप्लेन करे कि आखिर उसने उसे अडॉप्शन के लिए क्यों दिया था। वो केटी को बताती है कि उसके पिता स्टीवन बचपन में उस पर अब्यूज़ करते थे और वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। अलीसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सुनकर केटी काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी, एक बड़ा सा रिएक्शन देगी और अपने पिता से डरने लगेगी, मगर केटी का तो इस सबसे उलट रिएक्शन था। उसे किसी भी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर उसके साथ बचपन में क्या हुआ, यहाँ तक कि वो स्टीवन के साथ काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो रही थी। केटी को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ मूव हुए अब 2 महीने हो चुके थे, मगर अचानक से स्टीवन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे थे। वो अब स्किनी जीन्स पहनने लग गया था और टाइट टी शर्ट्स पहनने लग गया था। उसने अपने छोटे बालों को भी अपने शोल्डर्स तक लंबा कर लिया था। वो एक टीनेज लड़का फिर से बनने की कोशिश कर रहा था और उसका रीज़न आपको आगे पता लगेगा। इसके बाद स्टीवन ने एक फ़ैसला किया कि वो केटी के ही फ्लोर पर सोएगा, उसी के ही बेडरूम में। ये स्ट्रेंज बिहेवियर अलीसा नोटिस कर रही थी, उसे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। और फिर जब अगली रात स्टीवन फिर से केटी के बेडरूम में सोने के लिए गया तो अलीसा ने उसे कन्फ्रंट किया और उसे बोला कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम अपनी बेटी के साथ नहीं सो सकते इस तरीके से। मगर स्टीवन को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो अलीसा पर चिल्लाने लगा। अलीसा को समझ आ रहा था कि धीरे धीरे चीज़ें कहाँ जा रही हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाई और स्टीवन केटी को लेकर घर से गुस्से में बाहर चला गया। और उस साल के नवंबर तक अलीसा के लिए हद हो चुकी थी। उसने सोचा कि वो अब इस घर से चली जाएगी और वो अपनी दोनों छोटी बेटियों को भी अपने साथ ले गई। मगर केटी अपनी माँ के साथ नहीं जाती है, अलीसा के साथ नहीं जाती है और स्टीवन के साथ ही रहने लगती है। और यहीं से ही ये केस बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड और वियर्ड होने वाला था। अलीसा को स्टीवन को छोड़े हुए और उस घर से निकले हुए अब 6 महीने हो चुके थे और उसके बाद एक रात उसे स्टीवन और केटी के बारे में एक काला सच पता लगता है अपनी 11 साल की बेटी की एक डायरी से। डायरी में लिखा था कि स्टीवन ने अलीसा की बेटी जो कि 11 साल की थी उसको बोला कि तुम केटी को अब अपनी सिस्टर मत बुलाया करो, तुम उसे अपनी स्टेप मॉम बुलाया करो। और एक पेज पर उसकी 11 साल की बेटी ने केटी की पिक्चर ड्रॉ कर रखी थी
जो कि देखने में प्रेग्नेंट लग रही थी। उनकी 11 साल की बेटी ने लिखा था कि डैड, केटी के बेबी को अपना बेबी बोलते हैं, तो क्या डैड ने केटी को प्रेग्नेंट कर दिया है? ये सब पढ़ने के बाद अलीसा का तो सर ही चकरा गया था और उसने तुरंत स्टीवन के पास फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या ये सब सच है, क्या केटी सच में प्रेग्नेंट है, वो भी स्टीवन के बच्चे के साथ। और स्टीवन ने बड़े चिल मोड में उसे कहा कि यस, केटी प्रेग्नेंट है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे तो लगा कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। वो इस पूरी सिचुएशन के साथ काफ़ी चिल था। एक बाप अपनी खुद की बेटी के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में था और बोल रहा था मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसे ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल लग रही थी। यहाँ तक कि स्टीवन और केटी तो अब ये भी डिसाइड कर रहे थे कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। फ़ोन पर ये सब सुनने के बाद अलीसा स्टीवन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, उसे बताने लगी कि तुमने ये सब जो किया है वो एक बच्ची के साथ किया है, वो भी खुद की बच्ची के साथ। वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली गई और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहाँ पर आती है और स्टीवन, अलीसा, केटी और दोनों उनकी बेटियाँ जो थी उनके साथ इंटरव्यू करती है, मगर कोई भी अरेस्ट वहाँ पर नहीं किया जाता। इसके कुछ समय बाद फाइनली स्टीवन और अलीसा ने डिवोर्स ले लिया और उसके बाद स्टीवन केटी के साथ नॉर्थ कैरोलिना में चला गया। और जुलाई 2017 के आते आते स्टीवन और केटी ने अपने मैरिज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। मैरिज लाइसेंस के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी उसमें उन्होंने ऑफ कोर्स झूठ लिखा। उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में उस एप्लीकेशन में नहीं लिखा कि आखिरकार वो दोनों एक बाप और बेटी हैं जो कि शादी करने जा रहे हैं। और 20 जुलाई 2017 में स्टीवन और केटी शादी कर लेते हैं। इस शादी में केटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स टोनी और कैली भी आए थे। साथ ही स्टीवन की साइड से उसकी माँ उस शादी में आई थी। इस सब में शॉकिंग बात यह है कि केटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स को तो पता था कि केटी और स्टीवन के बीच में रिश्ता क्या है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को रोकने की कोशिश नहीं की, या शायद फिर उन्होंने कोशिश की भी हो, मगर केटी तो पूरी तरीके से स्टीवन के कंट्रोल में थी। केटी जब स्टीवन से मिली होगी पहली बार, तो वो इस आदमी से पहली बार मिल रही थी। उसके माइंड में ज़रूर ये था कि हाँ, ये मेरे पिता हैं, मगर जिस इंसान से वो कभी मिली ही नहीं, कभी बॉन्ड ही नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ स्टीवन एकदम लड़के की तरह बिहेव कर रहा था। केटी के बाप की बजाय वो एक फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था, उसके लिए सारी अच्छी चीज़ें कर रहा था। सो केटी अपने माइंड में कंफ्यूज्ड थी कि वो स्टीवन को एक फादर फिगर की तरह देखे या फिर एक ऐसे लड़के की तरह देखे जो पहली बार उसकी लाइफ में आया है और उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है। सो केटी वॉज कन्फ्यूज्ड, मगर स्टीवन तो कन्फ्यूज्ड नहीं था। उसने अपनी बेटी का जन्म होते हुए देखा था, उसने उस टाइनी लिटिल बेबी पर इतने ज़्यादा अब्यूज़ किया था। सो वाई ही वॉज डूइंग दैट। तो इस सब से पता लगता है कि वो काफ़ी सिक मेंटालिटी का था। वो अपनी बेटी के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाला था और वैसा हुआ भी। और सितंबर 1, 2017 में केटी ने अपने ही पिता के बच्चे को जन्म दिया। इस बेबी बॉय का नाम उन्होंने रखा बेनेट। चीज़ें काफ़ी ठीक चल रही थी, ये लोग एक साथ रह रहे थे, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, मगर 2018 के जनवरी में पुलिस आखिर उनके घर आ जाती है। पुलिस को इनका सच पता लग गया होता है कि ये दोनों बाप बेटी हैं और इनके बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो कि गैर कानूनी है, और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। मगर कुछ ही समय बाद इन दोनों को बेल पर रिलीज़ कर दिया जाता है, मगर इन ऑर्डर्स के साथ कि वो दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद केटी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ फिर से रहने चली जाती है और उससे उसका बेटा भी ले लिया जाता है और इसकी कस्टडी अब स्टीवन की माँ के पास होती है। सो स्टीवन की माँ अब स्टीवन और केटी के बच्चे को अपने पास रख रही थी। 2018 के अप्रैल महीने तक आते आते शायद कहीं ना कहीं केटी को समझ आ गया था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करने वाला है। सो शी कॉन्टैक्टेड स्टीवन और उसने उसे बताया कि अब वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती है अपनी और उसकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए। हालांकि कोर्ट से ऑर्डर थे कि वो दोनों कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, मगर फिर भी
केटी ने स्टीवन के साथ कांटेक्ट किया। इस बात को सुनकर स्टीवन जैसे साइकोपैथ का तो माथा चकरा गया। वो अपनी माँ के घर गया और अपने बेटे को अपने साथ अपने घर पर ले आया। स्टीवन ने अपने 7 महीने के बेटे के साथ उस घर में उसके बाद जो किया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने अपने बेटे की सांसें रोककर उसको सफोकेट करके उसकी जान ले ली। 11 अप्रैल को अपने बेटे की जान लेने के बाद 12 अप्रैल को स्टीवन अपनी एक जर्नी शुरू कर देता है, वो भी अपनी बेटी के पास, या फिर कह लीजिए उसकी वाइफ के पास जाने के लिए, केटी के पास जाने के लिए। स्टीवन केटी के अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और वेट करने लगता है कि कब कोई उस घर से बाहर निकले। उसके कुछ समय बाद वो देखता है कि केटी अपने अडॉप्टिव फादर के साथ, टोनी के साथ उस घर से निकल रही होती है। केटी और उसके पिता टोनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर उन्हें जहाँ जाना था वो जाने लगते हैं, और तभी स्टीवन भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ दूरी के बाद एक इंटरसेक्शन आता है जहाँ पर टोनी और केटी की गाड़ी रुकती है, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्टीवन भी अपनी गाड़ी से निकलता है और उन दोनों को शूट कर देता है। यस, यू हर्ड इट राइट, स्टीवन केटी को और उसके बायोलॉजिकल फादर को शूट कर देता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार उनके सर में। इसके बाद स्टीवन अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि उसने टोनी, केटी और अपने 7 महीने के बेटे को मार दिया है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसने अपने घर की चाबी मैट के नीचे रखी है और वहीं पर ही पुलिस को उनके बेटे बेनेट की बॉडी भी मिलेगी। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उनको सच में वहाँ से बेनेट की, एक छोटे से बच्चे की बॉडी मिलती है। एंड लेट मी टेल यू, पुलिस स्टीवन के घर पर इसलिए गई थी क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि स्टीवन ने अपनी माँ को ये सब बताया था, और उसके बाद स्टीवन की माँ ने ये सारी जानकारी पुलिस को दी थी। इस हादसे के बाद पुलिस मैन हंट पर लग जाती है स्टीवन को ढूंढने के लिए, और उसी दिन उनको स्टीवन मिल भी जाता है अपनी उसी वैन में जिसमें वो घूम रहा था। और जब पुलिस वैन के अंदर झांकती है तो वो देखती है कि स्टीवन की भी मौत हो चुकी है। स्टीवन ने सुसाइड कर लिया था, उसने अपने आप को भी गोली मार ली थी। और इस पॉइंट पर आकर ये ट्विस्टेड और ट्रैजिक केस ख़त्म होता है। इस केस के बाद अलीसा ने काफ़ी सारी बातें मीडिया के साथ और पुलिस के साथ की, जिसमें उसने बताया कि स्टीवन इमोशनली अब्यूज़िव था, फिज़िकली अब्यूज़िव था, मगर कभी भी उसने अपनी 2 छोटी बेटियों पर सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। सो शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि उसने आखिर अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों बनाया, उसका क्या मोटिव था। रही बात गन्स की, तो उसने इसके बारे में बताया कि स्टीवन हमेशा से ही गन्स कलेक्ट करता था, उसको इस चीज़ का शौक़ था, और जब भी लड़ाइयाँ होती थी अलीसा और स्टीवन के बीच में तो स्टीवन काफ़ी बार उसको धमकी देता था कि दैट ही हैज़ गन्स और वो उनका इस्तेमाल कर सकता है इन फ्यूचर। इस पूरे केस की ट्रेजिक एंड का क्रक्स यही निकल कर आता है, जो कि अलीसा की भी सोच थी कि क्योंकि अलीसा अपनी दोनों बेटियों को लेकर स्टीवन को छोड़कर जा चुकी थी और स्टीवन की लाइफ में अब बस केटी और उनका एक 7 महीने का बेटा था। सो बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स वो दोनों अलग अलग रह रहे थे, मगर कहीं ना कहीं स्टीवन के मन में होप था कि एक दिन केटी और स्टीवन एक साथ रहेंगे अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा था। मगर जब एक दिन अचानक केटी उसको फ़ोन कर कर रिलेशनशिप को ख़त्म करने की बात करती है तो स्टीवन को लगता है अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, और वही वो पॉइंट था जब उसे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से उसके अंदर का एक डीमन बाहर आया और उसने ये सब किया। सो गाइज, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस ट्रैजिक केस, जिसमें शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ ट्विस्टेड थी, स्पेशली स्टीवन को लेकर। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को अब्यूज़ किया, उसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ, जो कि काफ़ी सालों बाद उनके साथ रहने आई थी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, उसको प्रेग्नेंट किया। आई मीन एक बाप बेटी के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप हुआ, और जब कोर्ट की वजह से उन दोनों को अलग रहना पड़ा, उसके बाद उसने मर्डर तक बात पहुंचा दी और फिर खुद का भी सुसाइड कर लिया। सो दिस वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस। आप अपनी थॉट्स इस केस के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। I'll meet you next time with another true crime story from around the world. Until then, signing off.